वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इरफान अमन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसमें आपने देखा होगा कि आज 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टीम ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जो हमारे देश में महंगाई की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल किया जाए, कंटेन किया जाए। और पिछले काफी वक्त से 2-3 बार जो ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है उसमें रेट बढ़ाता ही गया है। तो अब मैंने बताया कि ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में बढ़ाया गया है या रेपो रेट बढ़ा दिया गया, इससे महंगाई कम हो जाएगी या इसको कंटेन किया जाएगा। तो ये चीजें होती क्या है और कैसे काम करती है किसी भी कंट्री में, आज का सारा डिस्कशन इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पे करेंगे। और ये हर कंट्री के लिए बहुत ही अहम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डे टू डे चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसकी समझ हम सबको होना चाहिए और इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल होना चाहिए। सो प्लीज ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो एंड तक देखिए। हम जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ऑल राइट, सो ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? किसी भी कंट्री में 2 मेजर पॉलिसी बनाई जाती है। एक पॉलिसी वो जो उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उस पॉलिसी को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो इसमें सरकार उस देश में टैक्स, हमें पता है सरकार हमसे टैक्स लेती है, हमसे कॉरपोरेट से, गुड्स के प्रोडक्शन पे, सब चीजों पे, हमारे इनकम पे, और साथ में सरकार बहुत सारे खर्चे भी करती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी का कि किस तरह से टैक्स को बढ़ा के और टैक्स को कम करके समस्या का समाधान किया जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। उसी तरह अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी में खर्चे बढ़ाती है, कॉलेज बनना, स्कूल्स बनना, रोड्स बनना, मेट्रो बनना, तो इससे बहुत सारी चीजें होती है, लोगों का फायदा होता है, विकास होता है। तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में हम काफी डिस्कशन करेंगे एक एक चीज पे, बट आज नहीं। आज हमारी बात होगी मॉनेटरी पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी पे हम जल्द एक अच्छे से वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। अब जो दूसरी पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, वो किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक बनाती है। और हमारे केस में हमारे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, महंगाई की, इन्फ्लेशन की। तो उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, कंटेन करने के लिए आरबीआई के पास बहुत सारे तरीके हैं। उस तरीके में एक है रेपो रेट, और भी काफी सारे रेट्स हैं। जो अहम रेट है वो है रेपो रेट। अब अगर हम बात करें कि ये रेपो रेट होता क्या है, तो अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो जब हम लोग, इंडिविजुअल्स, कंपनीज बैंक से पैसे लेता है लोन के फॉर्म में, तो उसके बदले में बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, हम इंटरेस्ट देते हैं। तो वो क्या है? इंटरेस्ट रेट कहलाता है, जिस रेट पे हमें पैसे मिल रहा है। सिमिलरली बैंक्स को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो भी आरबीआई से पैसे लेता है। तो जब आरबीआई बैंक्स को पैसे दे, जिस रेट पे दे, उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और जिस रेट पे हमें बैंक से मिले उस रेट को इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो अब ये रेपो रेट अगर बढ़े तो क्या होगा? अगर आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो क्या होता है? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हम लोन की डिमांड कम करते हैं, हमारे पास पैसे कम आएंगे, हम कम खर्चा करेंगे। तो कम खर्चा करेंगे तो क्या होगा? गुड्स, जो सामान, जो पैसा हम जहां जहां खर्च करते हैं गुड्स खरीदने में, सर्विसेज लेने में, वो गुड्स चाहे कार हो, घर हो या रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें हो, वो हम कम खरीदेंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो सिंपल सी बात है, उसका जो प्राइस है वो अपने आप कम होगा, और प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। तो प्राइस जब कम होगा
तो इन्फ्लेशन इसका मतलब कम होगा। तो अब इसमें रेपो रेट का क्या रोल है? अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक को जो अब पैसा मिलेगा वो महंगे दर पे मिलेगा, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो अगर बैंक को महंगे रेट पे मिल रहा है तो वो पब्लिक को, कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, सबको महंगे रेट पे देगी, तो वो पैसों की डिमांड कम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब पैसे हमारे पास कम आएंगे तो हम चीजें कम खरीदेंगे, सबकी डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा। तो जितने आसानी से मैंने आपको प्रोसेस समझाया, ये होता तो है बट इसमें वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता। हो सकता है वो 2 महीना लगे, 1 क्वार्टर लगे, एंड सो फॉर। ये तो मैंने आपको बताया कंज्यूमर के नजरिए से, पब्लिक के नजरिए से। अब कंपनी को ये किस तरह इंपैक्ट करता है और कंपनी के नजरिए से किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अब देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, बैंक का भी रेट बढ़ेगा, लोन महंगा होगा, कंपनीज क्या करेगी? कम पैसे उधार लेगी बैंक से इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर वो कम पैसे इन्वेस्ट करेगी तो इसका मतलब वो कम प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। तो प्रोजेक्ट को जब वो फाइनेंस करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसे चाहिए होता है, जगह खरीदते हैं वो, या रेंट पे लेते हैं, लोगों को नौकरियां मिलती है, या वो जो चीजें बना रहे हैं वो खरीदते हैं। तो जब ये होगा ही नहीं महंगे दर की वजह से, तो इन सब की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो फिर प्राइस अपने आप कम होगा। बट आप कहेंगे ऐसे होने में तो काफी सारे नुकसान है, रोजगार कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि अगर आपको महंगाई कम करना है तो उसका कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है आपको, और वो कॉस्ट क्या होता है? ग्रोथ। आपके इकोनॉमी में हो सकता है थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़े। ये सारा चेन कैसे काम करता है, अभी मैंने आपको बिल्कुल बुनियादी एक प्रोसेस बताया है। इन सब का डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो किस तरह थोड़ा सा हमें ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किस तरह थोड़ा हमें बेरोजगारी भी सहनी पड़ती है। ऑल राइट, बट महंगाई हम, क्योंकि अभी देखो मोटिव है ना, आरबीआई हो चाहे गवर्नमेंट हो, हम एक टाइम में एक मोटिव को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अभी प्रायोरिटी क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो फिर हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा ग्रोथ पे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने पे, रोजगार बढ़ाने पे। ऑल राइट, तो अब ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, और कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बाद या इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा, दूसरा इसका कहां पे इफेक्ट पड़ेगा? काफी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हमारा रुपी है, वो डॉलर के अगेंस्ट काफी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आप पिछले 2 महीना का डेटा उठा के देखें तो कुछ टाइम पहले $1 खरीदने के लिए हमें 75 रुपए 74 रुपए देने पड़ते थे। आज वही $1 के लिए 80 रुपए के करीब हमें देना पड़ता है। ये 80 से भी ऊपर गया था। ये जो $1 के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ता है, इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी कि इंडिया का रुपी और डॉलर एक दूसरे को अगर हम एक्सचेंज करें तो उसका जो रेट है, जिस रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो अब ये जो डॉलर है महंगा हो गया। पहले हम 75 रुपए दे रहे थे, अब हम 80 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो अब इसको भी कैसे कंट्रोल किया जा सकता है आरबीआई के पॉलिसी से, हम थोड़ा सा ये समझते हैं। सेम चीज रेपो रेट का ही एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, हमारे कंट्री में जब डॉलर आएगा, तो यानी कि डॉलर आएगा तो डायरेक्ट डॉलर से लोग सामान नहीं खरीदते हैं या इन्वेस्ट नहीं होता। डॉलर कहाँ आता है? हमारे स्टॉक मार्केट में आता है, या स्टॉक मार्केट के अलावा और भी बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि बाहर की कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती है हमारे कंट्री में और उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। जैसे हम बैंक में पैसा रख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो हमें 7% 6% मिल रहा है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले उसको हम डेट मार्केट कहते हैं। इस डेट मार्केट के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जब बाहर के कंपनीज या इंडिविजुअल्स
इसको हम FII कहते हैं। जब हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर लाते हैं, तो उस डॉलर से वो रुपया खरीदते हैं। तो यानी कि रुपया खरीदेंगे तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी। तो अभी मैंने बताया आपको, सिंपल सी बात है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस भी बढ़ता है, और जिस चीज की डिमांड कम होती है उसका प्राइस भी कम होता है। तो अगर हमारे कंट्री में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो हमारे कंट्री में पैसा लगाएंगे, रुपया की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो यानी कि हमारा करेंसी एप्रिशिएट होगा। सिमिलरली अभी क्या हो रहा है, तो फिर ये 80 रुपए पे कैसे पहुंचा? क्योंकि देखिए, हमने बताया कि RBI ने रेट बढ़ा दिया तो ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसे ही दूसरे कंट्री के सेंट्रल बैंक भी तो ये रेट बढ़ाते हैं। अभी आप देखेंगे तो हर जगह बहुत हाई इन्फ्लेशन है। अगर USA की बात करें, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो वहां की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, आप देखो वो भी कॉन्टिन्यूसली रेट हाइक कर रहे हैं। तो यानी कि वहां का अगर रेट बढ़ रहा है तो वहां इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो हमारे कंट्री से इन्वेस्टमेंट निकाल के वो डॉलर ले जा रहे हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, रुपए की डिमांड कम हो रही है, डॉलर जा रहा है, तो इसलिए रुपया क्या हो जा रहा है, वैल्यू में गिरता जा रहा है। तो अगर ये वापस आना शुरू हो जाए तो रुपये की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और वो जो एक्सचेंज रेट है हो सकता है वापस 80 से 78, 77, 75 इस रुपये पे आ जाए। बट एक ही ये इंटरेस्ट रेट ही नहीं है जो इन सारे प्रोसेस में काम करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हमें डॉलर चाहिए बाहर के सामान को खरीदने के लिए, अगर कोई हमारे कंट्री का सामान खरीदता है बाहर विदेशी मुल्क से तो उनको रुपया चाहिए होता है, तो सामान खरीदेंगे अगर हम बाहर का तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारे कंट्री का कोई खरीद रहा है तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं कह रहा हूं डिमांड नहीं बढ़े, उतना ही है, बट बाहर के कंट्री का प्राइस बढ़ जाए, इन्फ्लेशन मैंने बताया ना, जैसे हम तेल मंगवा रहे हैं बाहर से, अब तेल महंगा हो गया, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं, तो तेल महंगा हो गया, तो अगर हम जितना तेल पहले मंगवा रहे थे पेट्रोलियम, अगर हम उतना ही अभी भी मंगा रहे हैं, बट चूंकि उसका प्राइस बढ़ गया, और वो प्राइस किस में है, डॉलर में, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले से ज्यादा रुपया हमें देना पड़ेगा, ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी, तो फिर वैल्यू कम होगा। तो यानी कि सिर्फ कंट्री में ही नहीं, बाहर में भी जो इन्फ्लेशन है उसका भी असर हमारे जैसे इकोनॉमी पे पड़ता है। छोटे इकोनॉमी पे ज्यादा पड़ता है, बड़े इकोनॉमी पे वो असर कम होता है। यानी कि हो सकता है आपको सुनने में लग रहा हो कि कितनी सारी चीजें हैं, जी हाँ, और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बिल्कुल बस दो चीजें बताई है, तो इसका मतलब मैंने क्या, अब इसको मैं कंक्लूड करूंगा, इस पे डिटेल डिस्कशन हम करेंगे बहुत जल्दी, और एक एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए टेक क्या है आपके लिए, कि रेपो रेट के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, किस तरह वो कंटेन होगा, रुपया जो है उसके वैल्यू में किस तरह वापस से डॉलर का प्राइस कम हो, रुपये की वैल्यू बढ़े, और ये होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जो भी मैंने बताया, अगर आपको इतने में भी अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं बहुत जल्दी इस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, ताकि मैं आपके सजेशंस को उस वीडियो में अकोमोडेट कर सकूं और इसको बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।